हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th जो कि है केमिस्ट्री के पूरी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि आप सभी का पेपर 8 मार्च को है, बहुत कम समय बचा है, तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहले तैयार कीजिए। तो इस चैनल पर आपको जो है सभी सब्जेक्ट की जो है BBIMP क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है। तो इस पर आप चाहे जो जिस भी सब्जेक्ट जो हों सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, उस पर आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहें आप कमेंट कीजिए, उस पर बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। क्या वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरी एग्जाम के लिए, टिप्पणी है जो पहला क्वेश्चन। तो देखिए होता क्या है, वैद्युत कण संचलन जो है देख लेते हैं। जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि जब कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, कोई मान लीजिए कोई कोलाइडी विलयन है, उसमें जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को जब रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कोलाइडी कण है वह विपरीत यानी अलग दिशा में आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड हैं उनकी ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, कैनिजारो अपक्रिया को समझाइए। क्या कैनिजारो अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, PIMP है, हर साल पूछता है। तो चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कैनिजारो अपक्रिया जो, उसे समझते हैं। देखिए, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या, जब एल्डिहाइड की क्रिया जब हम क्षार से कराते हैं तो वहाँ पर एल्कोहल और सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, इस 2HCO और हमारा जो है यहाँ पर जो दिया है आपका क्या, एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से, यानी कि NaOH, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये आपका NaOH, ये आपका दिया है जो कि क्षार। जब इससे हम क्रिया कराएंगे एल्डिहाइड और क्षार से इसे क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल सोडियम पोटेशियम लवण, यानी कि CH3OH प्लस का HCOONA, ये हमारा प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। क्या, जो मोनोसैकेराइड है वो क्या होते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। क्या, वे कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं हो सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट्स कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। ये तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसीटोफिनान तथा बेंजोफिनान में विभेद कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए उत्तर है इसका, एसीटोफिनान आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप देता है, जबकि जो बेंजोफिनान है वह एक परीक्षण नहीं देता। क्या, वह ये परीक्षण नहीं देता। जो आपका एसीटोफिनान परीक्षण देता है वह बेंजोफिनान परीक्षण नहीं देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, शंकर आयन को परिभाषित कीजिए। क्या, शंकर आयन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका जो शंकर आयन है इसको परिभाषित करते हैं। देखिए उत्तर हो जाएगा, उदासीन अणुओं या आयनों के केंद्रीय धातु परमाणु से उप सहसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित होने से प्राप्त स्पीसीज पर यदि धन या ऋणावेश उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीसीज को शंकर आयन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवा। क्वेश्चन नंबर छठवा आपका BIMP क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर छठवा आपका देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर छठवा है, प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। क्या? प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन की परिभाषाएं क्या है। वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ, क्या? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के संयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। क्या? वे जटिल प्राकृतिक पदार्थ जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग या समान परिमाण के, समान अल्फा एमिनो अम्ल से संयोग करते हैं, यानी कि एक जो है इकट्ठा करके, यानी कि मिलकर से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, छठा वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर छठे को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम सातवें क्वेश्चन को। सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियम परमाणु क्रमांक की 3+ यानी कि +3 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी क्यों होती हैं? क्या? जो सीरियम परमाणु क्रमांक होते हैं उसके जो यानी धनात्मक 3 यानी कि +3 और +4 ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं अस्थायी क्यों होती हैं, इसी को बताना है। देखिए इसका कारण ये है, क्या? इसका कारण ये है कि जो आपका +3 है और +4 आयनों की आयनन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा का योग क्या होता है? अधिक ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। इसलिए जो है ये आपका इसका जो परमाणु क्रमांक है ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सातवां था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर आठवां है, क्लोरोफार्म को प्रकाश, ये कटिएगा जी, प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती है? क्या? क्लोरोफार्म जो है उसको प्रकाश से एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं? तो देखिए क्लोरोफार्म, क्या? क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में, क्या? रंगीन बोतलों से बचाया जाता है, काले कागज में लपेट कर इससे बचाया जाता है, अंधेरे कमरे में रखकर और मुंह तक भर कर, तथा 1% C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए, जिससे यह सावधानियाँ ये बरती जा सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका आठवां था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आठवां क्वेश्चन हो गया आपका। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे हेनरी का नियम और उसकी सीमाएं। क्या? हेनरी का नियम और सीमाएं लिखिए, ये क्वेश्चन में आपको पूछेगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका, देखिए हेनरी का नियम देखिए क्या होता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या? इस नियम के अनुसार जो स्थिर ताप है उस पर जो गैस की द्रव में विलेयता होगी वह गैस के दाब के समानुपाती होगी, यानी कि यम समानुपाती पी, यानी कि आपका जो है समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक हेनरी नियतांक जुड़ जाएगा KH। क्या? KH एक हेनरी नियतांक जुड़ेगा तो यम बराबर हो जाएगा KHP, ये हो जाएगा। जहाँ पर ये आपका कैपिटल यम खुली हुई गैस की मात्रा है और P आपका गैस का दाब है, KH हेनरी नियतांक है। तो ये आपका हेनरी का नियम हो गया। हेनरी के नियम की सीमाएं को देख लेते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं कुछ इस तरह है। पहला है तनु विलयन पर यह लागू होता है। कौन? जो हेनरी का नियम है तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा है आपका निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जो हेनरी का नियम है निम्न दाब पर व उच्च ताप पर कार्य करता है। उसका तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। क्या? जो हेनरी का नियम है वह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्या करते हैं? क्रिया नहीं करते हैं। तो ये आपका हेनरी का नियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस वीडियो का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है आपका, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या? चालकत्व को परिभाषित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की, क्या? किसी विद्युत अपघट्य के एक घन सेमी विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्या? जो विद्युत अपघट्य है वह एक घन सेमी विलयन जो विलयन का चालकत्व होगा उसका यह क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम कैपिटल G से दर्शाते हैं। क्या? जो चालकत्व है इसे हम कैपिटल G से दर्शाते हैं। कैपिटल G बराबर होता है 1/r, जहाँ पर आपका R क्या है? प्रतिरोध है। यह व्युत्क्रम होता नहीं बटे में होता है G के, जो G बराबर होता है 1/r होता है। तो ये चालकत्व है का परिभाषा हो गया और ये फार्मूला हो गया, और ये आपका जो है R प्रतिरोध है। इस तरह आपको यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को आप जो है तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है इनको तैयार कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट और जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।